मेरा नाम अंजलि है। मैं गुजरात से हूँ। मेरे पापा मजदूर थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। तीन बहन भाइयों को पालना पापा के लिए बहुत मुश्किल था। तभी मम्मी ने सबसे छोटी बहन को अपनी खास सहेली को दे दिया था, जिनका बस एक ही बेटा था। और वह बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन हमसे अच्छा खाते पीते थे। मैं उन्हें मौसी कहती थी। मुझे मौसी से बहुत प्यार था। सहेली की पहली औलाद होने की वजह से मौसी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो मौसी ने अपने दम पर मुझे ग्रेजुएशन तक पढ़ाई भी कराई थी। मम्मी पापा ने शुरू से एक ही बात समझाई थी कि बेटा, कुछ भी हो जाए, माँ बाप का सर नहीं झुकना चाहिए। बचपन से ही हमें ऐसे माहौल दिया गया जिसमें हम लोग हर चीज से दूर हैं, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान थे। सींच सींच कर कदम रखना हमें सिखाया गया था। जहाँ इज्जत नहीं, वहाँ रुकना भी बुरा समझा जाता था। 6 सहेलियां बन गई जो बहुत तेज और बुरी लड़कियां थीं। वह मुझे भी वैसे ही बनाना चाहती थी। मैं 5वीं क्लास में तो एक लड़की ने मुझे अपने घर ले गई। पापा ने सख्ती से मना किया हुआ था कि किसी के घर पूछे बगैर कभी नहीं जाना, लेकिन अब वही हिफाजत करती दीवारें घुटन बनने लगी थी। मैं मम्मी को खबर किए बगैर अपनी सहेली के साथ उसके घर चली गई। सहेली का एक भाई शराबी था। यह बात मुझे उसके घर जाकर पता चली थी। मेरी सहेली ने मुझे एक कमरे में बिठाया और खुद न जाने कहाँ चली गई। उसकी मम्मी भी अजीब औरत थी। ऐसा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरा दम घुटने लगा तो मैं कमरे से निकलकर अपनी सहेली को तलाश करने लगी। घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था। मैं अपनी सहेली को तलाश करती करती एक कमरे के पास से गुजरी। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से दबी दबी चीखने की आवाजें आ रही थी। मैंने जैसे ही अंदर झांक कर देखा तो मेरी जान लबों पर आ गई। एक लंबे कद वाला आदमी, जिसने खुद को काले रंग की चादर में लपेट रखा था और उसके बिल्कुल सामने मेरी सहेली खड़े बोले जा रही थी। एक तरफ सहेली की मम्मी खड़ी थी। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या कह रही हैं। मैं छोटी थी, मगर इतनी भी छोटी नहीं थी। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। अभी मैं सोचों में गुम थी कि मैं अपने घर चली जाती हूँ, जब मेरी सहेली की मम्मी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मेरी रूह कांप गई। जब सहेली की अम्मा ने उस नकाबपोश आदमी से बोला कि लड़की कितने में खरीदेगा, वो शब्द सुनते ही ऐसा लगा जैसे शीशा पीसकर कानों में डाल दी गई। कहने को तो मेरी सहेली भी 5वीं क्लास की मासूम बच्ची थी, लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब उसने अपनी माँ को दिया बाई कहकर बुलाया और मुझे बेचने के बाद पैसों को आधा आधा करने का बोल रही थी, यह कहीं से भी मासूम बच्ची नहीं लग रही थी। मुझे बेचकर यहाँ से कनाडा भेजा जाना था। मुझे उन सब से बहुत खौफ महसूस हुआ। मैं खामोशी से भागने लगी, लेकिन जल्दबाजी में मेरा पाँव टेबल से टकराया और फिर टेबल पर पड़ा गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया। इससे पहले कोई बाहर आता, मैं जल्दी से भाग निकली। भागते हुए मेरी सांस फूल रही थी, मगर मुझे अभी भी डर था, तो बस अपनी इज्जत की। पूरा रास्ता पापा के कहे सब मेरे कानों में गूंज रहे थे। पापा मम्मी ने जिस तरह हमें दुनिया की धूप छांव से हमें बचा कर रखा था, आज उस बात का एहसास बहुत अच्छे से हुआ था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपनी संगीन गलती का एहसास हो गया था। यह सोच ही मेरी जान निकाल रही थी कि अगर आज वक्त पर मैं उनकी बातें ना सुनती तो मेरे साथ क्या किया जाता। मैं घर लौटी तो पसीने में सराबोर थी। अम्मा तो देखती परेशान हो गई। मेरे सदके वारे जाने लगी तो एहसास हुआ कि यह तो मोहब्बत की दीवारें हैं, इसके बाहर तो बस नफरत ही नफरत है। मैं मम्मी के सीने से लगी, फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी परेशान हो गई थी, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बताया। उस दिन के बाद 2 हफ्ते तक मैं तेज बुखार में तपती रही।
घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है। उस दिन के बाद से मैंने स्कूल ना जाने की रट लगा ली। मुझे घर की बंद चारदीवारी ही मंजूर थी। एक रोज मेरी मम्मी के सहेली का बेटा हमारे घर आया तो मम्मी ने उसे मेरे स्कूल की न जाने की बात बताई, जिस पर उनके मम्मी के सहेली के बेटे ने मुझे बहुत पूछा कि क्यों स्कूल नहीं जाती। मुझे भी सहारे की जरूरत थी। कब तक अपने नन्हे दिल में इतना बोझ रखती। मैंने उससे वादा लिया कि वह घर में किसी को नहीं बताएगा और उसे हर बात बिल्कुल सच-सच बता दी। पहले तो वो मुझ पर नाराज हुआ, फिर बच्ची समझकर माफ कर दिया और मुझे समझाया कि अब से मैं स्कूल जाऊं और वह खुद उसे रोज लेने आएगा। मैं उसकी बात पर राजी हो गई और अगले ही रोज से स्कूल जाना शुरू कर दिया। लेकिन वो लड़की अब स्कूल नहीं आती थी। मौसी का बेटा बहुत अच्छा इंसान था। उस दिन से मैं उससे अपने दिल की हर बात करने लगी। उसने कभी मुझ पर सख्ती नहीं की थी। अब मैं कॉलेज जाने लगी, लेकिन मेरे दिल का खौफ आज तक खत्म ना हुआ। वक्त गुजरता गया और मेरा कॉलेज भी खत्म हो गया। मम्मी मेरे लिए रिश्ते देखने लगी। कई रिश्ते आए और गए, लेकिन हमारी गरीबी की वजह से किसी को मैं पसंद नहीं आती थी। मम्मी ने अपनी परेशानी अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तसल्ली दी और चली गई। ऐसे करके कई दिन गुजरे तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मम्मी की सहेली ने अपने बेटे के साथ फिर से मेरे घर आई। साथ में मेरी छोटी बहन भी थी। मम्मी की सहेली ने आते ही मेरी मम्मी से कहा कि वह आज मम्मी से कुछ लेने आई हैं, जिस पर मम्मी की तो खुशी की इंतहा ना रही। कहीं ना कहीं मम्मी भी सहेली के बेटे के लिए मेरा सोचे बैठी थी। मम्मी को झटका तब लगा जब उनकी सहेली ने मेरी छोटी बहन, जो मम्मी ने अपनी सहेली को ही दे दी थी, उसका हाथ अपने बेटे के लिए मांगा। मेरी तो आंखें भर आई। मम्मी के कहने पर कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी मम्मी के सहेली के बेटे के लिए जगह बन गई थी। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोरा तो एहसास हुआ कि मैं अपनी बहन के लिए क्यों खुश नहीं हो रही। मम्मी को मैंने झट से हाँ कहने को कहा तो मम्मी भी हैरान हो गई और अपनी सहेली को हाँ कर दी। पापा और भाई भी इस रिश्ते के लिए तैयार थे, लेकिन मम्मी की शर्त थी कि पहले शादी मेरी होगी, उसके बाद बहन की। उनकी सहेली को कोई मसला नहीं था। मैं दिन रात अपने रिश्ते को लेकर दुआ करती रहती, क्योंकि अब मेरी भी उम्र गुजरती जा रही थी। एक रोज गांव से दूर एक लड़के का रिश्ता आया। लड़का ना सिर्फ पढ़ा लिखा था, बल्कि काफी अमीर भी था। मैंने मम्मी से कहा कि फालतू में अपना और दूसरों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जितने वह अमीर हैं, मेरा रिश्ता कभी भी नहीं होना। मम्मी ने मुझे डपटा और मुझे उनके सामने ले गई। मम्मी के मुताबिक सब बहुत अच्छे लोग थे। जब मैं उनके पास जाकर बैठी तो लड़के की मम्मी मुझ पर बहुत ज्यादा प्यार बरसाने लगी। मुझे देखने लड़के का बाप, लड़के की माँ और लड़के की एक चाची भी आई थी। लड़के की एक कजिन, जो चाची की बेटी थी, मुझे काफी गौर से देख रही थी कि मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। लड़के की चाची ने बताया कि लड़के का एक और भाई भी है, मगर वह घर पर मौजूद है। लड़की की चाची तो बहुत अच्छी थी, मगर जो हैरान करने वाली बात थी वो यह थी कि लड़के के माँ और बाप बिल्कुल खामोश थे। लड़के वाले घर गए और जाकर अपनी रजामंदी दे दी और अगले ही रोज हमें अपने घर बुला लिया और इस तरह मेरा रिश्ता हो गया। लड़के वालों ने दहेज लेने से मना कर दिया था। पापा मम्मी को और क्या चाहिए था, हमारी तरफ से सादगी से शादी होना था। वक्त गुजरता गया और वह दिन भी आ गया जब मुझे अपने पति के घर जाना था। मेरा पति देखने में बहुत खूबसूरत था। मुझे तो हैरानी भी इस बात की थी कि इतने अमीर लोग हमें मिल कहाँ से गए और कैसे मेरा रिश्ता यहाँ हो गया। मेरी शादी भी बहुत अमीर खानदान में हुई थी। बारात भी देखने लायक थी।
मैं गांव की पहली लड़की थी जिसकी बारात इतनी धूमधाम से आई थी। गांव वाले तो मेरी किस्मत पर नाज कर रहे थे। इतनी बड़ी बारात आज तक हमारे गांव वालों ने नहीं देखी थी। गाड़ियों का अंबार लगा हुआ था। फैशन करती औरतें चमचमाती गाड़ियों से निकलकर हमारे छोटे से घर में जा रही थीं। कुछ औरतें बातें कर रही थीं, तो कुछ खामोशी से जहाँ जहाँ जगह मिल रही थी बैठती जा रही थी। जब विदाई का शोर उठा तो मैं भी हर लड़की की तरह अपने मम्मी पापा के साथ लगकर रो पड़ी। मुझे गाड़ी में बहुत शान और शौकत के साथ ले जाया गया। अपने पति के घर जाते ही मुझे मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया। सब मेहमान जा चुके थे। अगली सुबह जब मैं अपने पति के साथ नाश्ते पर पहुंची तो वहां चाची सास, सास और ससुर और चाची की बेटी बैठे थे। लेकिन नाश्ते की मेज पर एक खूबसूरत जवान मर्द और भी था जिसका चेहरा मेरे पति से मिल रहा था। मेरी टेबल तक जाते ही उसने मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखा कि मैं अंदर ही अंदर कांप गई। जब मेरे पति ने सबको नमस्ते किया और मेरे हैरानी से उसको देखने के बाद मुझे बताया कि वह मेरा देवर है, मैंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और सबको नमस्ते करती नाश्ते की मेज पर बैठ गई। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरे पति की चाची की बेटी जल्दी से उठी और मेरे पति को नाश्ता निकालकर देने लगी। मुझे बहुत बुरा लगा और कहीं ना कहीं मेरे पति ने भी मेरा बुरा लगना भांप लिया था। तभी चाची की बेटी को टोक दिया, जिस पर वह बुरे बुरे मुंह बनाकर अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। मेरे देवर की नज़र मुझ पर ही जमी हुई थी। उसकी नज़रों से घबराहट होने लगी थी, लेकिन उसका अंदाज कुछ अजीब था, जैसे वह अपने होश में ना हो। शादी के बाद हर रोज मेरा 16 साल का देवर कमरे में आकर मेरी वीडियो बनाने लगता। 16 साल का लड़का बच्चा नहीं होता और उसका मेरी वीडियो बनाना मुझे बहुत अजीब बात है। मैं अक्सर अपने पति को कहती कि मेरे देवर को टोका करें और पति हर बार यही कहता कि यह दिमागी तौर पर बच्चा है और उसे कमरे से निकाल देता। अब तो मुझे भी आदत सी हो गई थी। मैं भी चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रहती। एक रोज मैं नहा रही थी तो ऐसा लगा जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैंने डर के मारे जब इधर उधर देखा तो अपना वहम समझकर वॉशरूम से बाहर आ गई। अब तो हर रोज मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होने लगा था जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैं अक्सर अपने पति से कहती तो यह कहकर बात को टाल देते कि मेरा वहम है, और दिन गुजरते गए। 3 महीने का वक्त हो गया था। मेरी शादी के बाद मैं 3 महीने से अपने मायके नहीं गई थी और अपने पति से इजाज़त लेकर कुछ रोज बाद ही मैं मायके चली गई। तो वहाँ का माहौल बहुत अजीब था। सब लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे और मुझे देखकर अपनी बेटियों को अंदर छुपा रहे थे। मुझे यह सब देखकर बहुत ही हैरानी हुई। आसमान तो सर पर तब टूटा जब मैं अपने बगल से पड़ोसन से मिलने गई तो उसकी बात सुनकर मुझे धक्का लगा जब उसने कहा कि शक्ल शरीफ की और करतूत देखो। मैं तो हैरत से उस पड़ोसन को देखने लगी। मेरे देखते ही देखते पड़ोसन घर में गई और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे पीछे से 2 औरतें गुजरी तो मुझे देखकर बातें करने लगी। मेरी जान निकल गई जब उन औरतों की बात सुनी कि शादी अमीर घर में क्या हुई, यह तो सारी लाज शर्म हया ही बेच बैठी है। दूसरी की आवाज आई जिसने कहा कि अमीर होकर बेशर्म हो गई है। शादी से पहले कितनी मासूम लगती थी। हो सकता है पति ने मजबूर किया हो। उनमें से एक औरत को मुझ पर तरस आ रहा था शायद, लेकिन क्यों, किस बात से, यह बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने हैरत और दुख से औरतों को देखा जो बोलते वक्त कुछ भी नहीं सोच रही थी। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। औरतों की बातें जैसे जहन में गर्दिश करने लगी थी। मैंने सर झटक कर घर का दरवाजा खटखटाया।
तो सब मोहल्ले वाले तौबा तौबा करने लगे। मैंने भर आई आंखों से सबकी तरफ देखा। तब तक मम्मी दरवाजा खोल चुकी थी। मैं जैसे ही अंदर गई तो मेरा भाई, जो मुझसे था तो छोटा मगर फिर भी मेरी तरफ हाथ उठाने को भागा। मैं सहम के अम्मा के पीछे छुप गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। भाई अम्मा को कहने लगा कि इसे निकाल दे घर से, वरना वह मुझे जान से मार देगा। मैं तो अपनी भाई की बात से हैरान थी। मैंने रोते हुए अम्मा से पूछा कि हुआ क्या है, क्यों सब ऐसे रवैया कर रहे हैं। गांव वाले भी मुझे देखकर ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं कोई बीमारी हूँ और किसी को लग गई तो वह हलाक हो जाएगा। तभी मम्मी ने भाई का फोन दिखाया। फोन देखते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि फोन में मेरी वीडियो चल रही थी जिसमें मैं नहा रही थी। जब मैंने नीचे पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ बहुत गंदी जुबान लिखी हुई थी। धीरे धीरे मम्मी ने मुझे वह तस्वीर भी दिखाए, जो मुझे याद भी नहीं पड़ता था कि यह किस वक्त की थी। तस्वीरें अश्लील हालत में थी, जिसे मैं खुद अपनी तस्वीरें देखकर शर्मिंदा हो गई थी। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। सब गांव वालों की बातें याद आने लगी। दिल किया जमीन में दफन हो जाऊं। पापा से तो दूर, अब तो अपने से 3 साल छोटे से भाई से भी नजरें नहीं मिलाई जा रही थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी और मम्मी से कहने लगी कि अब तो मेरा पति मुझे नहीं छोड़ेगा, वह मुझे मार देगा। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मेरा पति मुझे तलाक दे देगा। मेरी मम्मी की सहेली और उनका बेटा घर आए तो सब परेशान थे। उनको जब वीडियो के बारे में पता चला तो वो अपने बेटे को लिए वहां पहुंच गई। मेरा दिल किया मैं इस दिन से पहले मर जाती तो अच्छा था। वही मम्मी की सहेली का बेटा, जिससे मैं अपने दिल की हर बात करती थी, आज उसके सामने नजर उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं रोती हुई कमरे में चली गई। बाहर सब बैठे हुए थे। जब मुझे मेरे पति का फोन आया, मेरी तो रूह कांप गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं फोन उठाऊं या नहीं। अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि मेरे मम्मी के सहेली का बेटा कमरे में आया तो मैंने रोते हुए शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उसने मुझे हौसला दिया और तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 3 से 4 बार पति का फोन आने के बाद थक हार कर मैंने फोन ही बंद कर दिया। रात के वक्त जब मैं सबके दरमियान बैठी थी, तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। मैंने पहले हैरत से फोन को देखा और फिर बेध्यानी में कॉल उठाकर अभी कान को लगाई थी कि न जाने कौन था जो गलत अल्फाज बोला जा रहा था। वह अल्फाज सुनकर जैसे मेरा वजूद जलजलों में आ गया था। सबके दरमियान बैठे मेरा जिस्म हौले हौले कांपने लगा। तो मेरी मम्मी की सहेली का बेटा ने मुझसे फोन लेकर अपने कान को लगाया और देखते ही देखते फोन दीवार में शिद्दत लगने की वजह से जमीन पर गिरकर टूट चुका था। मैं चेहरा हाथों में छुपाए रोने लगी। लेकिन यह सब हुआ कैसे, मैं कुछ नहीं जानती थी। मेरा कजिन ने मुझसे पूछा कि कुछ ऐसा ससुराल में हुआ हो जो तुम्हें अजीब लगा हो। अपने ससुराल में पहले तो मेरे दिमाग ने काम नहीं किया, लेकिन फिर एकदम मेरा दिमाग में धमाका हुआ था। मेरे देवर का मेरे वीडियोज बनाना मुझे याद आया। मैंने जल्दी से अपने कजिन को अपने देवर की कहानी सुनाई, जिस पर मेरे कजिन ने कहा कि मेरा देवर कोई पागल नहीं है। फिर मुझे भी अपने कजिन की बात पर यकीन सा हो गया था। अगली सुबह मैं अपने घर वापस आ गई तो सभी आग बबूला हुए बैठे थे। मेरा पति तो मुझे मार देने के दर पर था। हर जगह यह वीडियोस फैल चुकी थी। कौन कौन सी वेबसाइट थी जहां मेरी वीडियोस और तस्वीर भेजी गई थी। मैंने अपने पति से बोला कि यह सब आपके भाई ने किया है, तो मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं अपने देवर के पास गई, जो वहां खड़े डरे सहमे होने की अदाकारी कर रहा था। मैंने अपने देवर का गिरेबान पकड़ा और उसको झकझोरने लगी।
मेरी सास ने मुझे अपने देवर से दूर किया। मेरे पति ने मुझे कह दिया कि वह मेरे साथ नहीं रह सकता। इससे पहले कि वह मुझे तलाक देता, मेरी मौसी का बेटा आगे बढ़ा और मेरे पति को समझाने लगा कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा ना किया जाए। बहुत मिन्नत के बाद मेरा पति मुझे अपने साथ रखने के लिए राजी हुआ था। मैं अपने पति के साथ रहने लगी। फोन में बंद कर चुकी थी, लेकिन हर वक्त मेरे दिमाग में एक ही टिकटिकी रहती, आखिर यह पहेली है क्या? मेरा देवर सचमुच का पागल है या फिर दिखाने के लिए ढोंग रचाया है? मेरे पति की चाची और उनकी बेटी जो यहाँ रहते थे, अब मेरे पति की चाची की बेटी हर वक्त मुझ पर ताने देती रहती। मेरे कजिन के कहने पर अब मैं अपने देवर पर नजर रखने लगी थी, लेकिन मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला था। मेरा देवर सबके सामने पागलों जैसा ही रहता था। एक रोज रात के वक्त मैं पानी पीने के लिए जगी तो देखा कि कमरे में रखी बोतल खाली थी। मैं किचन से पानी लेने जाने लगी थी जब मेरे देवर के कमरे से दबी दबी चीखों की आवाज आ रही थी। मैंने हैरानी के मारे देवर के दरवाजे के साथ जब कान लगाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैंने अंदर से देवर की चीखने की आवाजें सुनी, अगली सुबह मैंने अपनी सास से कहा कि रात भर देवर के कमरे से चीखने की आवाज आ रही थी, जिस पर मेरी चाची की बेटी बोली कि उसे दौरे पड़ते हैं, उस मासूम पर अपने गुनाहों का मलबा मत डालो। मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि मैं बेकसूर होकर भी कसूरवार ठहराई जा रही थी। मैं खामोशी से कमरे में चली गई। अगले कई रोज ऐसी ही आवाज आती रही। एक रोज मैंने देवर के कमरे में वीडियो ऑन करके ऐसी जगह छुपाया जहां से किसी की नजर फोन पर नहीं पड़े। रात गुजरी तो सुबह हुई। देवर के कमरे से जाने के बाद मैं कमरे से जाकर फोन ले आई। कमरे में आते ही जब मैंने वीडियो चलाई तो मेरे सर पर सातों आसमान गिर गए। जब मैंने वीडियो में अपने देवर को कुर्सी के साथ रस्सी से बंधे हुए देखा और एक लड़की उसके मुंह में कपड़ा दिए उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे रही थी, मेरी तो हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा वजूद कांपने लगा था। जब मेरा पति कमरे में आया तो मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी तरफ आया और मेरे हाथ से फोन पकड़कर वीडियो देखने लगा। मेरी तरफ देखा तो मैं भी बेयकीनी से अपने पति की तरफ देखने लगी। मैंने अपने पति से पूछा कि क्या देवर शुरू से ऐसा था, जिस पर उन्होंने ना में सर हिलाया। मेरा पति बहुत परेशान हुआ यह सोचकर कि हम सब के होते हुए उनके भाई पर कोई कैसे जुल्म कर सकता है। मैंने अपने पति को तसल्ली दी और कहा कि जो भी है यह ना सिर्फ देवर जी का गुनहगार है, बल्कि मेरा भी गुनहगार है। मैं अपने पति के साथ मिलकर अब घर के हर बंदे पर नजर रखने लगी थी। घर के माहौल के मुताबिक सब कुछ नॉर्मल नजर आता था, लेकिन यह बात मैं और मेरा पति ही जानते थे कि सब नॉर्मल होने के बावजूद भी कुछ भी नॉर्मल नहीं था। अब मैंने और मेरे पति ने रात के वक्त देवर के कमरे के बाहर नजर रखनी शुरू कर दी थी। रात के वक्त मैं और मेरा पति छुप कर बैठे देवर के कमरे पर नजर लगाए बैठे थे। जब किसी के आने की आवाज पर हम दोनों सहम गए। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब मैंने कमरे में किसी और को नहीं बल्कि चाची को कमरे में जाते देखा। मैंने अचंभे से अपने पति की तरफ देखा, जिसकी आंखों में खून उतर आया था। मैंने अपने पति के कंधों पर हाथ रखा तो वह जल्दी से देवर के कमरे की तरफ गए। सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई, जहां चाची देवर को जबरदस्ती कुर्सी से बांध रही थी और उसे करंट के झटके देते हुए कह रही थी कि अब किस तरह मेरी बेटी की पोल खोलेगा सबके सामने। पहले तो तेरे भाई ने उसे ठुकराया, इस पर उस गरीब लड़की को घर में सबके सर पर मलका बनाकर बैठा दिया था।
कि वह हम सब पर हुक्म चला सके। काश तुमने आज से 4 साल पहले मेरी बेटी के गुनाह को ना पकड़ा होता, जब उसने तेरे भाई की कंपनी के कागजात चोरी करके अपने नाम करवाए थे, तो आज तेरी यह हालत ना होती। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई इतना खुदगर्ज और सख्त दिल कैसे हो सकता है? एक जीते जाते सही इंसान को पागल कर दिया था। मेरे पति ने मेरे सामने ही खामोशी से चाची की सारी वीडियो बनाई और फिर पुलिस को कॉल करके घर बुला लिया। पुलिस के आते ही जैसे सब रुक गया था। पुलिस ने चाची की वीडियो देखकर चाची को गिरफ्तार किया तो जैसे चाची के सर पर आग लगी और पैर पर बुझी थी। उसने जल्दी से अपनी बेटी का नाम भी ले लिया कि अगर वह फंसेगी तो बाकी भी फंसेंगे। पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस ने कार्रवाई की तो पता चला कि चाची की बेटी ने बहुत से जुल्म किए हैं, जिसमें ड्रग बेचना और लड़कियों की वीडियो भेजकर पैसे कमाना भी है। उसी ने मेरा वीडियो भी अपलोड की थी, सिर्फ इस वजह से कि मैं उसके जुनून, उसकी जिद पर भारी पड़ गई थी। मैंने अपने पति के साथ मिलकर अपने देवर का इलाज करवाया। मेरे कजिन और मेरे पति ने तमाम वेबसाइट से वीडियो डिलीट करवाए। इंसान अपनी नफरत में भूल जाता है कि वह इंसान से जानवर बनता जा रहा है। इंसान को हर चीज़ की समझ बूझ होती है, मगर जानवर समझ बूझ नहीं रखता और इंसान नफरत में इंसान से जानवर बन जाता है, जो अपनी सारी अकल खो देता है और दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद जब उसे एहसास होता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।